हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम्प। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अध्याय बैच में हाइड्रोकार्बन के लेक्चर नंबर 4 के बारे में। लेक्चर 3 तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का, और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन दिए थे। इस वीडियो को देखने से पहले तुम लोग लेक्चर 3 तक के वीडियोस देख चुके हो, और जो डिस्कशन वाला वीडियो है जो जिसमें आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस का डिस्कशन है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस को आपस में कन्वर्ट करने वाला वीडियो है, वो भी आप लोग देख चुके हो, जो सैटरडे को रिलीज़ हो गया। ठीक है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो उतना देख चुके हो तो ये लेक्चर ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। आज हम लोग होमवर्क वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे जो अल्कोहल में दिए थे, और फिर हम लोग बात करेंगे आज डिहाइड्रो हेलोजिनेशन की, जो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है जिसे समझने के लिए काफ़ी मेहनत लगेगी। हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, तो हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं बता दूं यार कि अगला जो चैप्टर आने वाला है पीवाईक्यू डिस्कशन सीरीज में वो केमिकल काइनेटिक्स होगा। केमिकल काइनेटिक्स के बाद इलेक्ट्रो आएगा, इलेक्ट्रो के बाद स्टेट्स ऑफ मैटर आएगा, और स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा। इस तरह से चलेंगे, और ऑर्गेनिक के पीवाईक्यूज पहले से अवेलेबल हैं, उन्हें जाके ज़रूर देख लो। तो पीवाईक्यूज काफ़ी सारे हैं, इनऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, तो वहाँ से देख सकते हो। हम लोग बिल्कुल सही पेज पे चल रहे हैं। थोड़े लेक्चर ज़्यादा लग रहे हैं उम्मीद से, तो वो तो लगने ही थे यार। वो तो मतलब स्पेकुलेट कर रहा था कि मैं ज़्यादा मतलब लंबा लेक्चर बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। कमेंट करके बताना अगर चाहते हो कि लेक्चर की लेंथ 2 घंटे तक कर दें तो अच्छा लगेगा कि नहीं, कि एक लेक्चर 2 घंटे का कर दें या 1.5 घंटे का कर दें। 1 घंटे का लेक्चर मेरे को लगता है मोर देन सफिशिएंट है। तुमसे बात तो मैं ऐसे ही कर पाता हूँ ना। तो कमेंट करके बताना कि अगर 2 घंटे का लेक्चर होगा तो क्या दिक्कत आएगी, या 1-1 घंटे का ही चलने दें। हम लोग स्मूथली चल रहे हैं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, पैनिक बटन ऑन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हम लोग वो नोट्स कहाँ पे मिलते हैं? नोट्स में मिलते हैं dextercamp.in पे। वहाँ पे अध्याय बैच में जाके क्लिक करेंगे, लेक्चर नंबर पे क्लिक करेंगे, और हम लोग नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम शीट और उसके लिए लिंक डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग अपने क्वेश्चंस के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कशन करना शुरू करते हैं, और इसका हमें डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट बनाना था। अब हमें इसका डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इस पर अटैक किया होगा भाई, यही कर रहे थे हम लोग। ये मैं मानता हूँ थर्सडे वाली क्लास में इतना देख चुके हो तुम लोग, और फिर आगे बात अब शुरू हो रही है। तो OH2 प्लस बन गया, ये लीव करा। ठीक है, अरे यार गंदा सा बन गया। तो ये लीव किया तो ये क्या बन गया, 4 मेंबर की रिंग बन गई, और ये ऐसा बन गया। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन, तो यहाँ से क्या करेगा, 1-2 शिफ्ट कर लेगा, 1-2 शिफ्ट यहाँ से कर लेगा। इस पूरे को उठा के नीचे रख लें क्या, थोड़ा सा नीचे सरका लेते हैं यार, रुक जाओ, ऐसे इरेज ही कर देता हूँ पूरा, फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये क्या बन गया, ये कार्बोकेटाइन बन गया। ये 1 और 2 पोजीशन है, यहाँ से क्या हुआ, ये 1-2 शिफ्ट हुई, तो 1-2 बॉन्ड शिफ्ट लिख देते हैं यहाँ पर। रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, 4 मेंबर की रिंग से कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी, 5 मेंबर की। तो रिंग बनने के लिए क्या बनाएंगे, देखो जो जैसा था उसे वैसे ही रहने दें, बस एक नया बॉन्ड लगाना है, वो ये वाला बॉन्ड है, और इस पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं, और कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ गया। तो ये इक्विवेलेंटली क्या लिख सकते हैं, ये 5 मेंबर की रिंग है, इस पर 2 मिथाइल लगे, एक कार्बोकेटाइन लगा। यहाँ से 1-2 मिथाइल शिफ्ट होगी इसमें। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ मैं। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, 1-2 मिथाइल शिफ्ट होगी, 1-2 एमी शिफ्ट। तो क्या बन जाएगा ये, देखो बहुत टेढ़ा सवाल लाने की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपल और सुलझे हुए सवाल लाने की ज़रूरत है। आईआईटी में कोई भी सवाल ऐसा नहीं आता जो केवल मैंने पढ़ाया हो या केवल तुमने पढ़ा हो, ऐसा कोई सा नहीं आएगा। तो वाटर एच प्लस लेगा और एल्कीन बना देगा यहाँ से। तो मेजर प्रोडक्ट बनाना था, तो आंसर इसका आ गया। कितने लोगों का सही जवाब आया ज़रा कमेंट करके बताओगे यार, कि कितने लोगों ने सही बनाया इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन का लोन पेयर है, H प्लस पर अटैक करेगा। ऊपर वाले कार्बन पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, H और D तो अपनी जगह पे ही रहेंगे। इसमें तो OH2 प्लस बन के बस वाटर निकल जाएगा, तो इससे कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे प्लस बन गया, तो यहाँ से H निकल सकता है। तो वाटर ने यहाँ से क्या किया, H निकाल दिया, और ये इधर आ गया।
तो भाई हम लोग कंटेंट के दम पे ही टिके हुए हैं। ठीक, आंसर आ गया, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेहतरीन सवाल। ऑक्सीजन के लोन पेयर ने फिर से H प्लस पे अटैक किया। ऑक्सीजन के लोन पेयर ने किस पे अटैक किया? H प्लस पे अटैक किया, तो OH2 प्लस बन गया। यहाँ से माइनस H प्लस होगा, माइनस H2O होगा। तो यहाँ पे प्लस चार्ज आया। अब ये क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन होगा। रिंग एक्सपेंशन हुआ तो बना क्या, देखो जरा, 1-2 बॉन्ड शिफ्ट हुआ। अब तो ये आसान काम हो गया यार। ठीक है, 1-2 बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो क्या बन गया? तो मैं क्लास को ऐसी जगह पे ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ जहाँ से तुम्हारे पास करने के लिए काफ़ी कुछ रह जाए। जो नया बॉन्ड है देखो वो कहाँ से कहाँ बना, इन दोनों के बीच में बना, और कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ गया। तो इसे अगर सही से लिखो तो ये कितने नंबर की रिंग बन गई, देखना जरा। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर की रिंग ये भी बन गई। तो 2 6 मेंबर की रिंग है, 2 6 मेंबर की रिंग्स हैं, और उनके जंक्शन पे एक पे पॉजिटिव चार्ज है। अब एक यहाँ पे H लगा हुआ है, वाटर यहाँ से क्या करेगा? H को उठा के डबल बॉन्ड बना देगा। तो आंसर आ गया, ये सिंपल है। रिंग एक्सपेंशन के केसेस ध्यान से समझने की ज़रूरत है, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन्हें ध्यान से करेंगे तो आंसर आते रहेंगे हमारे। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल मज़ेदार तरीके से हम लोग सवाल कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कितने लोगों ने अटेम्प्ट कर पाया, एक बार यस नो बताना जरा। भाई अटेम्प्ट करना जरूरी है भाई, मान के चल रहा हूँ कि तो होमवर्क कर ही रहे होगे, है ना। होमवर्क अगर कर रहे हो तो फिर बात आसान हो जाएगी करना। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने H प्लस पे अटैक किया, तो ये बन गया OH2 प्लस, माइनस वाटर हो जाएगा यहाँ से, तो क्या बना? थोड़ा सा इसे नीचे बना लेते हैं। ठीक, तो ये प्लस बन गया। अब अगर तुमने इसे 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दिया तो बेवकूफ़ी हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम उससे एंटी एरोमेटिक हो जाएगा बीच वाली रिंग का। तो क्या करेंगे, 1-2 बॉन्ड शिफ्ट कराएंगे, 1-2 बॉन्ड शिफ्ट कराइए। तो देखो क्या बना, और इससे जो बॉन्ड शिफ्ट हुआ उससे एक नया बॉन्ड ये वाला बना, यहाँ पे प्लस आया। इसे अगर थोड़ा सा सही करके लिख दें तो ये 6 मेंबर की रिंग है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से H निकल जाएगा, वाटर यहाँ से H लेगा और इस पे बना देगा बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा यार, इससे जो कंपाउंड बना उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे? इससे जो कंपाउंड बना इसका नाम कमेंट बॉक्स में चाहिए, नेम इसका बताना हमें। ठीक, IUPAC नेम बताना है क्या होगा इसका नाम। अगले सवाल को भी उठा लेते हैं, सारे डिस्कस कर दे रहा हूँ यार मैं, तुम्हें बिल्कुल भी ये ग्लिच नहीं रहेगी कि होमवर्क डिस्कस नहीं हुआ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस हो जाएं सारे, जिससे तुम्हें आराम रहे, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ना रहे। क्योंकि ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, गूगल पे मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इमेज को ढूंढना शायद मुश्किल होता है इन कंपेरिजन टू टेक्स्ट। ढूंढ तो तुम कुछ भी लेते हो, है कि नहीं। तो आगे बात करते हैं। ऑक्सीजन के लोन पेयर ने क्या करेगा, फिर से H प्लस पे अटैक करेगा, क्या बन गया, OH2 प्लस बना, यहाँ से वाटर निकल गया, तो यहाँ पे प्लस आया, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो क्या बना, यहाँ पे बॉन्ड आ गया, यहाँ पे प्लस चार्ज आया, यहाँ पे H था,
तो ये क्या बन गया, बेंजीन बन गई, ऑर्थोजाइलिन बन गई बेसिकली। ठीक, तो इसका भी कॉमन नेम लिख के रखोगे तो ही मज़ा आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख दूं कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है, इससे बेंजीन बन जानी है। मैकेनिज्म अपने आप ट्राई करना लिख जाएगी, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन नंबर किसकी तरह, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह लिख देते हैं। मैकेनिज्म इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 7, सेम एज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्वेश्चन 7 की तरह इसकी मैकेनिज्म, आंसर मैंने लिख दिया डायरेक्टली। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, अब ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा, H+ पे अटैक करेगा। जब H+ पे अटैक किया तो क्या हो गया, ये OH2+ आ गया। ठीक, फिर वाटर लीव कर गया यहाँ से। जब वाटर लीव किया तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ध्यान से देखो तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है नीचे आने के लिए। तो इसने रेजोनेंस किया, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, 1-2 बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगी, 1-2 बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो 1-2 बॉन्ड शिफ्ट के बाद क्या बना, जो नया वाला बॉन्ड है उसे मैं क्या अलग से बना दूं फिर से कलर करके। ठीक, तो ये क्या बन गया, 1-2 बॉन्ड शिफ्ट हुई। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, और डबल बॉन्ड यहाँ रहा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये इस तरह से निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, ये बन गया। तो इसे अगर चाहो तो ये भी लिख सकते हो। तो ये सेम चीज़ है। ठीक है, देखने में अच्छी लग रही, वो देखने में थोड़ी विचित्र सी लग रही थी। तो आसान आसान सवाल है, आसानी से करे जा सकता था। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या होगा यार, सब लोगों ने मैकेनिज्म लिखी है, कमेंट करके बताते रहो। CH2+ आ गया, ये यहाँ से क्या करेगा, ये H+ लेगा 3 डिग्री बनने के लिए और एलाइलिक होने के लिए। तो 1-2, अच्छा मैंने 2 स्टेप लिख दी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो मैं दोनों अलग अलग ही लिखता हूँ यार, तुम लोग परेशान ना हो जिससे। ये OH2+ बन गया, माइनस वाटर हुआ, CH2+ बना, यहाँ पे H है, 1-2 बॉन्ड शिफ्ट, वो हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। तो क्या बन गया, ठीक। अब ये रेजोनेंस भी कर सकता है, तो रेजोनेंस कर सकता है, या अगर रेजोनेंस नहीं करे तो क्या होगा, क्योंकि ये 3 डिग्री रेजोनेंस करेगा तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। तो रेजोनेंस इसका नहीं कराएंगे, यहीं पे रखेंगे इसे, और यहाँ से H निकाल के यहाँ से H निकाल के क्या बना देंगे, ये बन गया, सिंपल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो बन गया क्या, कि यहाँ से H+ निकाल दिया, CH2OH2+ बन गया, वाटर लीव करा दिया, तो CH2+ बन गया, बन गया CH2+ बन गया। अब ये बॉन्ड पेयर इधर चला गया शिफ्ट होके, वन टू बॉन्ड शिफ्ट हुई,
यहाँ पे प्लस आ गया, ओ सॉरी ये बॉन्ड उधर उठ के गया था, गलत वाला बॉन्ड भेज दिया, इसलिए देखो गलत ड्राइंग बन जाएगी। हमने ये वाला बॉन्ड भेजा था उस कार्बन पर, तो यहाँ पे प्लस आया। इसे अगर सही से लिख दो तो ये 6 मेंबर की रिंग बन गई है। और ये प्लस ऑक्सीजन के बैक बॉन्डिंग की वजह से कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहाँ से H निकलेगा और ये कुछ इस तरह का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल आसानी से हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर डायरेक्ट लिख दें, ये बेंजीन बन जाएगी। एक एक करके पहले 3 से 4 मेंबर की रिंग बनेगी, फिर 4 से 5 की बनेगी और फिर 5 से 6 की बनेगी, तो लिख जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें अगर देखोगे तो क्या करोगे, इसमें पहले क्या होगा, H+ अटैक करेगा, ये बनेगा, यहाँ से रिंग एक्सपेंशन होगा, माइनस वाटर भी लिख दिया है ना साथ साथ, माइनस वाटर के बाद ये बना। अब क्या बना, ये बन गया, ये 5 मेंबर की रिंग है। ये कैसी है, 5 मेंबर की रिंग है। इस पर नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5। ठीक, नंबरिंग जब कर ली तो हमने क्या किया, एक कार्बन पे 1 लिख लिया, इस पर 2 लिख लिया, ये 2 हो गया, ये 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और ये 5 आ गया। ठीक, अब ये क्या करेगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट लेगा यहाँ से, लेकिन हाइड्राइड शिफ्ट लेने से क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। देखो इसकी क्या होगी, जो रेजोनेंस है वो ब्रेक हो जाएगी, तो हाइड्राइड शिफ्ट नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, वाटर यहाँ से क्या करेगा, सीधे H निकाल देगा। तो ये आंसर आ जाएगा, सिंपल सा, कोई इसमें दिक्कत की बात है नहीं भाई, है ना। तो ये कहानी सिंपल आसानी से ख़त्म हो गई। तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन 15-16 मिनट लगे, सारे ख़त्म कर लिए। ठीक है, अब अगली मेथड ऑफ प्रिपरेशन में नंबर 2 जो हेडिंग करनी है, नंबर 3 या नंबर तो मेरे को नहीं याद है, मैं स्टार बना के लिख दे रहा हूँ। ठीक, नंबर तुम लोग कमेंट करके बताना कौन से नंबर की है। अब बात करते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, ये रिएक्शन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब एल्काइल हैलाइड चैप्टर की है, वहीं से रिलेटेड है, तो पूरी बात हम लोग करेंगे डिटेल में। ठीक, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, डी का मतलब है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन का मतलब HX, तो रिमूवल ऑफ HX है बेसिकली, ये रिमूवल ऑफ HX है। तो कैसे करेंगे, CH3CHX ले लिया, अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे, किससे कराएंगे, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे या फिर KOH के साथ हीट करेंगे इसे। ठीक, तो इससे क्या बन जाएगा, इससे एल्कीन बन जाएगी। ठीक, इससे क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। अब X कैन बी Cl और Br। ठीक है, और द रिएक्शन गोज वाया E2 मैकेनिज्म। रिएक्शन कैसे जा रही है, E2 मैकेनिज्म के थ्रू जा रही है। कैसे जा रही है हम लोग देख लेंगे, लेकिन हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे सेट-जेफ रूल से। ठीक, तो द प्रोडक्ट इज फॉर्म बाय, the major product is formed by सेट-जेफ रूल। मतलब जो क्या कहता है, मोर स्टेबल एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। क्या कहेगा, मोर स्टेबल एल्कीन मैं सामने देख के लिखूं यार, कोशिश करूं, एल्कीन विल बी द मेजर, बड़ा दिक्कत हो रही लिखने में, प्रोडक्ट ऊपर नीचे लिख जा रहा है लाइन के। ठीक, मोर स्टेबल एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, जो ज़्यादा स्टेबल होगी वो मेजर होगी। अब अगर हम ऑप्शन ले लें ऐसा
कि हम ऐसी एल्कीन बनाना चाहें, यहाँ पे Cl लगा ले और इसकी रिएक्शन किससे कराना चाहें, इसकी रिएक्शन कराएं हम अल्कोहलिक KOH के। जब अल्कोहलिक KOH से कराएंगे तो ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये बीटा है, तो उस बीटा से H निकालो जिसके पास कम H हो। E2 को तो यही कहती है। तो क्या बनेगा मेजर इसका, इसका ये मेजर बन जाएगा और ये माइनर बन जाएगा। तो क्योंकि ये मोर स्टेबल है और यहाँ पे भी वही काम करेगा, रिमूव द H फ्रॉम दैट बीटा कार्बन विच इज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो लिख लेते हैं रिमूव द H फ्रॉम दैट बीटा कार्बन which has least number of हाइड्रोजन। तो ये सिंपल सी बात है, आसानी से समझ में आनी चाहिए। तो मतलब अगर हमसे कोई प्रोडक्ट पूछ ले कि इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक की वजह से करानी है, जब अल्कोहलिक की वजह से कराओगे तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा और ये बीटा। बीटा के पास यहाँ पे तो बीटा H है ही नहीं, नो H, यहाँ पे कोई H अवेलेबल नहीं है, तो किससे H निकलेगा, इसी से H निकलेगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपल, ठीक। अगर हम इसकी अल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा। सिंपल है, बिल्कुल आसानी से मेजर प्रोडक्ट बनाते हुए चलना है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ही आनी चाहिए बिल्कुल भी, है ना। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की, यहाँ से बात थोड़ी सी टेक्निकली शुरू होगी। तो हम डाल लेते हैं मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म हम डाल लेता है। जब मैकेनिज्म में करना है तो हमने क्या किया, जरा ध्यान से देखना भाई। ये X ले लिया, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, बीटा से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो जो बेस आया, बेस में मैंने इस H को लिया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आए और ये X निकल गया, ठीक। तो बीटा से H लिया गया, तो एरो कहाँ से लगाएंगे, 1 2 और 3, इस टाइप से एरो लगाएंगे। क्या बना, इसे हम कहते हैं क्या, E2 मैकेनिज्म कहते हैं, E2 मैकेनिज्म कहते हैं, या फिर E2 एलिमिनेशन या एंटी एलिमिनेशन कहते हैं। क्या कर रहा है, एंटी एलिमिनेशन कर रहा है, या फिर इसे कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन या एंटी एलिमिनेशन, ठीक। तो इसमें हुआ क्या, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो कैसी बनेगी, वो देखो ऐसी होगी कि उसमें ये H, ये क्या करें, यहाँ से थोड़ा सा बना के देखते हैं। यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा, ये X हमें जाता हुआ दिखाई देगा, ये H हमें टूटता हुआ दिखाई देगा, और B पे जो डेल्टा निगेटिव है वो H से बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक। तो ये ट्रांजिशन स्टेट हो गई। और कार्बन पे एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाई देगा, कार्बन पे क्या दिखाई देगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाई देगा। तो हम इसे कहेंगे ये क्या है, ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट है। क्या बन गई ये हमारी, ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई। ध्यान से सुनते रहना, ट्रांजिशन स्टेट बनी। अब इस ट्रांजिशन स्टेट में जो X और H हैं वो आपस में एंटी पेरीप्लेनर हैं, यानी कि प्लेन के अपोजिट साइड है, एंटी रखे हुए हैं, 180 डिग्री के एंगल पे हैं। तो इसे कैसे देखेंगे 180 डिग्री एंगल, तो देखो अगर हम एक प्लेन बनाए तो देखो एक ये प्लेन बनाया जा सकता है, 3 एटम मिलकर एक प्लेन बना सकते हैं, और एक प्लेन हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। देखो अगर हम इसे हाइलाइटर का कलर बदल लें तो एक प्लेन हम ऐसा बना सकते हैं, तो ये 2 प्लेन दिख रहा है अलग अलग तुम्हें। अब इनके बीच का जो एंगल है
इनके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है। कितना है ये एंगल? कितना है? 180 डिग्री है। ठीक है, तो जो x और h के निकलने के बीच का एंगल है वो कैसा है? 180 डिग्री। ठीक, तो हम लिख देते हैं क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांजिशन स्टेट के लिए, द एंगल बिटवीन द लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप यहाँ पे कौन है? लीविंग ग्रुप है x एंड द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कौन सा है? बीटा, बीटा हाइड्रोजन शुड बी वन 180 डिग्री। कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। दिस कंडीशन इज कॉल्ड, this condition is called the condition for की जगह ऑफ लिख लेते, कंडीशन ऑफ एंटी पेरिप्लेनरिटी। ठीक है, तो एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए क्या? x और h। फिर आगे रिएक्शन बढ़ेगी और एल्कीन बन जाएगा। तो हम उस H को निकालेंगे बीटा से जहाँ पे क्या होगा? जहाँ पे एंटी में H होगा, उस H को निकालेंगे जो एंटी में होगा। X के रिस्पेक्ट में किसी भी H को ऐसे हाथ पकड़ के नहीं उठा सकते। ठीक है, तो ये क्या हो रहा कि उस H को उठा रहे जो जहाँ से H होगा कैसा होगा? एंटी में होगा, वो स्टीरियो स्पेसिफिकली उठाएगा जहाँ से जाके उठाना हो उसे। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस अगर हम इसके देख लें और सिंपल, तो मान लो अगर हमने ऐसा लिख दिया, मैकेनिज्म समझ में आ गई बढ़िया से कि नहीं आई? मैकेनिज्म में देखो भाई क्या हुआ कि हमने ट्रांजिशन स्टेट बनाई, ट्रांजिशन स्टेट में x और h के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री होना चाहिए। अगर 180 डिग्री एंगल नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। रीज़न क्या है? जो CX बॉन्ड है, CX बॉन्ड है उसका जो एंटी ऑर्बिटल होगा वो CH बॉन्ड के पैरेलल होना चाहिए। तो इसका एंटी ऑर्बिटल कहाँ पे आना चाहिए था? इसका एंटी ऑर्बिटल कहीं यहाँ पे आना चाहिए था, और इन दोनों का पैरेलल होना जरूरी, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांसफर हो सके और पाई बॉन्ड बन सके। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें? अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं किससे? अल्कोहलिक KOH से, तो ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा और ये भी बीटा। जब कुछ नहीं दिया तो कहीं से भी निकाल दो, तो आइसोप्रोपीन बन गई, आइसोब्यूटीन बन गई, सॉरी। ठीक, कहीं से भी H निकाल दो और X निकाल दो, सिंपल है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक, ठीक, प्लस क्या बन जाएगा इसमें? देखो ये बीटा और ये बीटा, दो बीटा है तो इसमें दो प्रोडक्ट बनने चाहिए और दो बना दिए हमने। कौन सा मेजर होगा वो स्टेबिलिटी से चेक करेंगे, तो ये मेजर होगा क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। स्टेबिलिटी किससे चेक करते हैं? अल्फा एच से, तो इसके पास 9 अल्फा एच है और इसके पास 5 अल्फा एच है, तो मेजर ही पता लग गया। आसान है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए किसी को भी, है ना। और क्वेश्चन अगर छोटे छोटे ऐसे और देखने हैं तो और देख सकते हैं, कितने ही चाहो उतने देख सकते हैं, मैं तो मेरे को क्या ही है। अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे तो उस बीटा से H निकालो जिसके पास कम H हो, बन गया। ठीक, अब बात करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री की। अब इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री लगाने की कोशिश करते हैं कि स्टीरियो केमिस्ट्री लगाने से क्या होगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन देखते हैं बड़ा शानदार सा और फिर देखते हैं। ये बना लिया, यहाँ पे H ले लिया, यहाँ पे D लिया, यहाँ पे H लिया, यहाँ पे ले लिया Br, यहाँ पे CH3 लगा लिया और यहाँ पे भी CH3 लगा लिया। अब इसकी अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराई। जब अल्कोहलिक KOH से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास ये बीटा है और ये बीटा है, तो यहाँ पे H और D दोनों है, तो H और D में कौन जाएगा ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो जो Br के एंटी होगा वही जाएगा, जो Br के एंटी होगा। तो इस केस में कौन जाएगा? D जाएगा, क्योंकि D ही एंटी पे था किसके? ब्रोमीन के, तो H रह गया, यहाँ पे H रह गया।
ठीक है, बिल्कुल आसान बात है, आसानी से समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब E2 के लिए ऐसी रिएक्शन है, E2 कैसी है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। E2 एलिमिनेशन लिख देते हैं, E2 एलिमिनेशन is a stereo specific रिएक्शन। ठीक, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस होती कौन सी है, तो हिंट डाल लेते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होता है। अगर किसी को पता हो तो पहले से कमेंट करो भाई। दो चीज़ें होती हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक होती हैं जिसमें जो आउटकम ऑफ द रिएक्शन है वो डिपेंड करता है किस पे, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द इनिशियल रिएक्टेंट पे। ठीक है, तो लिख देते हैं द आउटकम और द प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल स्टीरियो केमिस्ट्री initial stereo chemistry of the रिएक्टेंट की इनिशियल स्टीरियो केमिस्ट्री पे डिपेंड करता है, उन्हें हम स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक, अब दो सवाल हैं, ये घर से करने के लिए हैं। मैं मान लेता हूँ कि सब लोग घर से ला के लाएंगे, अच्छे बच्चे हैं हम लोग, और नहीं तो अगली क्लास में तो मैं डिस्कस कर ही दूंगा। इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से करानी है, तो मैं आंसर ये बताना है कि आंसर में सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया है। अब एक क्वेश्चन लिखो तो आदमी तुक्के मार देता कि भाई सिस बनेगा ट्रांस बनेगा। अच्छा यार, रक्षाबंधन हो गया, सबको हैप्पी रक्षाबंधन। मेरे भी राखी बंध गई है, तुम्हारे लोगों की भी बंध गई होगी, तो राखी का संभाल के रखो और सेलेक्ट होके दो दीदी को गिफ्ट कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे जेई में, या जो दीदियाँ हैं उनके लिए हैप्पी रक्षाबंधन भाई। ठीक है, मैं भूल गया कहना। ठीक है, तो अब एक सवाल देने से क्या होता है, इंसान तुक्का मार देता है ना, गैस मार देता है, लेकिन हम क्या करते हैं, मैं एक जैसे दो सवाल लिख देता है जिससे तंग हो थोड़ा सा। तुम्हें ये बताना है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कीन तो बनेगी, ये तो सही बात है, लेकिन वो एल्कीन कैसी बनेगी, सिन बनेगी, मतलब सिस बनेगी, ट्रांस बनेगी, या ई बनेगी, जेड बनेगी, जो भी बनेगी तुम्हें बताना पड़ेगा। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए किसी को भी। ये होमवर्क के लिए हैं दोनों क्वेश्चन, ये होमवर्क में करेंगे हम लोग। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जब हम आगे बात करें तो हम क्या करें, अब इसे थोड़ा सा अगले पेज पे चलते हैं यार, इस पेज को पूरे उठा लेंगे। अब हमने एक केस ले लिया, जरा ध्यान से देखना। और इसकी रिएक्शन हमें अल्कोहलिक KOH से एक बार कराने को मिल गई, और एक बार इसकी रिएक्शन हमने करानी पड़ी CH3 CCH3 CCH3 O माइनस K प्लस इन टर्शरी ब्यूटेनॉल। ये क्या है, ये टर्शरी ब्यूटेनॉल है, यानी कि CH3 CH3 CH3OH, तो इसे कहते हैं टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड देख रहे हो, OH के कंपैरिजन में कितना बल्की बेस है, तो ये कैसा बेस है, अगर हम इसे देखें तो ये कैसा बेस है, मोटा तगड़ा है ना, तो ये कैसा है, बल्की बेस है। अब हमें चाहिए H, तो ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा। तो जब बेस छोटा होगा तो वो बल्कि हिंडर्ड साइड पे भी पहुंच जाएगा और हिंडर्ड साइड से भी H निकाल लेगा। जब बेस छोटा होगा तो क्या करेगा, मोर स्टेबल एल्कीन बना देगा, और क्योंकि वो छोटी हिंडर्ड जगह पे भी पहुंच सकता है तो ये बन जाएगा। लेकिन जब बेस मोटा होगा तो ये हिस्टोरिकली हिंडर्ड होने की वजह से लेस, इसकी मतलब यहाँ से इसकी अप्रोच यहाँ पे इम्पॉसिबल है, यहाँ पहुँचेगा ही नहीं,
क्यों? क्योंकि भीड़ बहुत है, तो ये क्या करेगा, ये इधर से ही एच उठा लेगा। ठीक, तो ये एच उठाएगा तो क्या बनाएगा, CH3 CCH3 HCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, तो ये एल्कीन बनी कैसी, लीस्ट स्टेबल। जब बेस बल्की होगा तो लीस्ट स्टेबल एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, और इस एल्कीन को हम कहते हैं हॉफमैन एल्कीन। क्या कहते हैं, एक नया साइंटिस्ट का नाम आया, हॉफमैन एल्कीन कहते हैं इसे, और ये सेटजेफ एल्कीन है। सेटजेफ एल्कीन का मतलब है क्या, स्टेबल एल्कीन, और हॉफमैन एल्कीन का मतलब है कि अनस्टेबल एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ी सी कहानी लिख दें, अच्छा रहेगा, तुम्हें पढ़ने में आसानी रहेगी। लिख देते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट करके। ध्यान रखना कि बल्की बेस कैन टेक प्रोटॉन फ्रॉम लीस्ट हिंडर्ड साइट। ठीक, दिस इज नोन एज हॉफमैन एलिमिनेशन। क्या कहते हैं सर, दिस इज नोन एज हॉफमैन एलिमिनेशन, according to which the least stable alkene will be मेजर प्रोडक्ट। द लीस्ट स्टेबल एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, तो इसे हम क्या कहते हैं, हॉफमैन एल्कीन कहते हैं। ठीक, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन और, सवाल ये है अब तो बताना है कि अल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बताना है। चलो मैं बना देता हूँ, तुम ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि यही क्यों बना। मतलब ये मत कहना कि Cl की पोजीशन 135 पे ही होगी, चाहे किधर से भी देख लो, है ना। तो ये क्यों बना, इसके बारे में कमेंट करना है, तो मुझे बताना पड़ेगा मेरे को। ठीक, अब जब E2 एलिमिनेशन हो रहा था तो लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए था, अच्छा होना चाहिए था। जैसे HCl Br, ये क्या है, ये अच्छे लिविंग ग्रुप्स हैं। लेकिन तब सिचुएशन क्या बनेगी, जब लिविंग ग्रुप पुअर होगा। ठीक, तो इस बात को भी लिख देते हैं। मैं सारी बात लिख रहा हूँ जिससे तुम्हें पढ़ने में आसानी रहे, नोट्स पढ़ लो, तुम्हारा काम खत्म हो जाए। फॉर E2 एलिमिनेशन, the leaving group should be good लिविंग ग्रुप होना चाहिए। ठीक, if the leaving group is bad, or poor, like कैसे पुअर लिविंग ग्रुप है, FOH SH एटसेट्रा, तब क्या होगा। अब अगर लिविंग ग्रुप पुअर है तो वो छोड़ के जाना ही नहीं चाहता यार। समस्या तो इस बात की है, लिविंग ग्रुप पुअर होने की समस्या ये थोड़ी है कि लिविंग ग्रुप पुअर है और काम चल जाएगा। लिविंग ग्रुप पुअर होने का मतलब है वो छोड़ के नहीं जाना चाहता, तो उसे ज़बरदस्ती धक्का दे के निकालना पड़ेगा यार। अरे मान लो कोई चेप हो गया, जा ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, उसे धक्का दे के निकालेंगे ना कि भाग जा भाई यहाँ से। तो देन E1CB mechanism takes place. E1CB mechanism is followed. E1CB mechanism का फिर हम ध्यान रखेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं E1CB mechanism, या E1CB फॉलो करेंगे तो अब E1CB को रुक के करें, पहले एक और E2 के एग्जाम्पल्स कर लेते हैं।
ठीक है, इसे हम लोग अभी लेटर करेंगे, विल डू इट लेटर। हम इसे लेटर करेंगे, लेकिन अभी हम लोग बात कर लेते हैं एक और रिएक्शन की जो E2 से चलती है, जिसका नाम है डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स, यानी बेसिकली ब्रोमाइड्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो कैसे करेंगे? विसिनल का मतलब क्या होता है? विसिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या है? अगर लोग नॉमेनक्लेचर भूल गए तो ये कैसे हैं? 1,2 डाइहैलाइड्स हैं, मतलब जैसे CH2X और CH2X, ये क्या है? ये विसिनल डाइहैलाइड है। अगर हम CH2 में HH हटा दें एक एक और एक बॉन्ड फ्री कर दें तो ये विसिनल डाइहैलाइड है, ठीक है। अब इनसे हमें डीहेलोजिनेशन कराना। डी मतलब हम फिर से जानते हैं, डी मतलब क्या है? रिमूवल, और हेलोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ X2। तो रिमूवल ऑफ X2 को हम क्या कहते हैं? डीहेलोजिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसे, ये देख लेते हैं। ये हेलोजन बना लिए, इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं? रिएक्शन और एजेंट यहाँ तक नहीं पड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा? NaI एसीटोन और जिंक डस्ट, या तो NaI एसीटोन ले लें या जिंक डस्ट ले लें। जिंक डस्ट मतलब पाउडर्ड जिंक, जिंक डस्ट का मतलब जिंक और धूल नहीं है, ठीक है ना। हम लोग बहुत गवार लोग हैं, हम जिंक और धूल समझ लेते हैं कि जिंक डस्ट का मतलब जिंक और धूल ले लो, है ना। जिंक की डस्ट ले ली तो इससे एल्कीन बन जाएगी। मैकेनिज्म देख लेते हैं इसकी, सिंपल सी मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म में क्या होगा? यहाँ पे ब्रोमीन था, यहाँ पे ब्रोमीन था। जो I माइनस होगा, I माइनस क्या करेगा? ब्रोमीन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालेगा, ये इधर आएगा और ये निकल जाएगा। तो ये भी देखो ध्यान से, ये कैसा है? E2 एलिमिनेशन या फिर बीटा एलिमिनेशन है। तो इससे बनेगा क्या? अगर ट्रांजिशन स्टेट इसकी बनाई जाए तो इसकी ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करते हैं भाई। ट्रांजिशन स्टेट अगर हम इसकी बनाएं तो हमें ब्रोमीन जाता हुआ दिखाई देगा, ब्रोमीन निकलता हुआ दिखाई देगा, और I के साथ बॉन्ड इसका बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये ट्रांजिशन स्टेट हो गई। ये क्या बन गई? ये हमारी बन गई ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, ये ट्रांजिशन स्टेट कैसी है? एंटी पेरिप्लेनर है। कैसी है? एंटी पेरिप्लेनर है, ठीक। और फिर रिएक्शन आगे बढ़ेगी, रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो क्या बन जाएगी? एल्कीन बन जाएगी। और जो बना, इसके साथ जो कंपाउंड बना वो IBr बना। इस कंपाउंड की भी अहमियत है, ये इंटर हेलोजन कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? इंटर हेलोजन कंपाउंड है। कैसा है? इंटर हेलोजन कंपाउंड है। तो सिंपल बात है, आसानी से लिखी जा सकती है ना। मैकेनिज्म बीटा एलिमिनेशन है, तो ये भी बिल्कुल E2 को फॉलो कर रहा होगा, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। एंगल कितना होगा? ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में 180 डिग्री ही चाहिए, उससे कम में कम नहीं चलेगा। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, तो हम बात समझ गए इसकी। अब अगर हम सब जगह ब्रोमीन ब्रोमीन लगा लें, हेक्सेन पे सब जगह ब्रोमीन लगा लें, और कोई स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं दी, तो हम मान लेंगे कि सब अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि कोई ना कोई एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर आ जाएगा, और जिंक डस्ट से इसकी रिएक्शन करा दें तो क्या बन जाएगी? सिंपल है, बेंजीन बन जाएगी। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये तो आसान काम है। बेंजीन बन गई, सिंपल सिंपल। तो ये दो मेन रिएक्शन थी E2 की जो हमें पढ़नी थी, एल्काइल हैलाइड में भी और हाइड्रोकार्बन्स में भी। तो मैं कह रहा हूँ ना कि साथ साथ एल्काइल हैलाइड होता ही जाएगा। मेरी बात पे विश्वास नहीं आ रहा तो ये वीडियो देखते रहो और पता लगता रहेगा तुम्हें जैसे जैसे आगे बढ़ा रही बात, है ना। अब
हो क्या रहा है कि इवन में हम लोग क्या कर रहे थे, पहले लीविंग ग्रुप को भगा दे रहे थे। ध्यान से सोचना, इवन हो रही थी जब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो रहा था। इवन कब हो रही थी, जब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो रहा था। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हम क्या कर रहे थे, OH2 प्लस को पहले भगा दे रहे थे, यानी कि लीविंग ग्रुप को पहले भगा रहे थे, फिर H प्लस निकल रहा था। E2 में क्या हो रहा है कि H प्लस और लीविंग ग्रुप साथ साथ निकल रहा है। देखो ध्यान से कि X और H या X और X साथ साथ निकल रहे हैं, कोई भी पहले नहीं निकल रहा, कोई बाद नहीं निकल रहा, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जा रहे हैं, तो साथ साथ निकल रहा है। ठीक, तो E1 में लिविंग ग्रुप पहले निकला, E2 में H और X साथ में निकले। तो एक और थर्ड पॉसिबिलिटी जो बनती है जिसमें कि लिविंग ग्रुप बाद में निकले और H पहले निकल जाए, उल्टा हो जाए E1 का जस्ट। तो यही तीन पॉसिबिलिटी हो सकती थी। H और X को हटाना है तो हम क्या करेंगे, या तो साथ में हटाएं, या पहले X हटाएं, पहले X हटाएं फिर H हटाएं, या फिर पहले H हटाएं फिर X हटाएं। तो हम तीसरी पॉसिबिलिटी की बात करने जा रहे हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी को हम कहते हैं E1CB मैकेनिज्म। तीसरी पॉसिबिलिटी को हम क्या कहते हैं, E1CB मैकेनिज्म। तो लिख लेते हैं इस बात को सुंदर सुंदर शब्दों में, क्या कि इन E1 मैकेनिज्म the leaving group departs first and then the hydrogen is removed, then the hydrogen is being removed. हाइड्रोजन इज बीइंग रिमूव्ड। दूसरी सिचुएशन क्या है, इन E2 मैकेनिज्म क्या होगा, द हाइड्रोजन एंड द लीविंग ग्रुप departs simultaneously. अब दो बात हो गई कि क्या कि E1 में पहले क्या जा रहा था, लिविंग ग्रुप जा रहा था और फिर H निकल रहा था, और E2 में क्या जा रहा था, पहले H और E2 में क्या हो रहा था, H और X दोनों साथ में जा रहे थे। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि अब पहले H चला जाए और बाद में क्या जाए, बाद में X जाए। ठीक, तो लिख देते हैं देयर इज ए थर्ड पॉसिबिलिटी, इसे हाईलाइट करके दूसरे कलर के पेन से लिख दूं, ये लिखते हैं देयर इज अ थर्ड पॉसिबिलिटी that first hydrogen is being removed and then leaving group will go। ठीक, तो ये तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले क्या हुआ कि पहले H को निकाला और अब X को निकाले, तीनों में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, आराम से देख लो भाई। इन तीनों लाइनों में बहुत ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें जीवन में समझने के लिए, क्योंकि अल्काइल ही मुश्किल है, बाकी तो इसके आगे सब सरल सरल है। ठीक है ना। तो क्या हुआ कि पहले लिविंग ग्रुप गया, पहले H गया और फिर लिविंग ग्रुप गया। दिस थर्ड पॉसिबिलिटी इज नोन एज E1CB मैकेनिज्म। दिस थर्ड possibility is known as E1CB मैकेनिज्म। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम E1CB मैकेनिज्म कहेंगे। E1CB की फुल फॉर्म क्या है, अगर हम E1CB लिखें तो इसे हम लिखते हैं एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस। क्या लिखेंगे, कॉन्जुगेट बेस।
तो ये E1CB की फुल फॉर्म रही। ठीक, अब कंडीशन फॉर E1CB टू अकर लिख लेते हैं। कंडीशंस फॉर E1CB टू अकर। फर्स्ट इज कि सबसे पहले जरूरत बात है कि कार्बन पे जो लिविंग ग्रुप लगा होना चाहिए वो बेड लगा होना चाहिए। कैसा लिविंग ग्रुप चाहिए? बेड लिविंग ग्रुप चाहिए। देख लेते हैं, द कंपाउंड शुड बी containing a bad leaving group। कैसा ग्रुप होना चाहिए? बैड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। उसे स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप नहीं चाहिए। स्ट्रॉन्ग होगा तो वो E2 दे देगा या E1CB दे देगा, E1 दे देगा। सेकेंड पॉइंट इज, इसे A और B लिख देते हैं ना। सेकेंड पॉइंट इट शुड कंटेन, क्योंकि हमें H प्लस पहले निकालना है, तो इट शुड कंटेन एसिडिक H। ठीक, देयर शुड बी एन एसिडिक हाइड्रोजन एटम। ठीक, तो उनके पास क्या होना चाहिए? एसिडिक हाइड्रोजन एटम भी होना चाहिए। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल एल्डोल के कंडेंसेशन में होता है। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करें E1CB का, तो कंपाउंड ले लें CH3CO CH2 CHOH और CH3। OH माइनस के साथ इसे हीट करें तो ये अल्फा बीटा, तो इसे हम कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो इसे हम कहते हैं क्या प्यार से? एल्डोल। तो जब एल्डोल का कॉन्डेंसेशन होता है तो देखो इसमें क्या है, दो चीज़ें ध्यान से देखने वाली हैं। इसमें ध्यान से देखने वाली चीज़ एक तो ये है कि यहाँ पे OH लगा हुआ है। जो OH है वो कैसा है? OH जो है वो बैड लिविंग ग्रुप है। OH कैसा है? बैड लिविंग ग्रुप है। और इसके पास क्या है? इसके पास एक एसिडिक H भी है। इसके पास क्या है? एक एसिडिक H है। ये क्या है? ये एसिडिक H है। अब क्या होगा, जो OH माइनस है वो इस एसिडिक H को उठा लेगा, तो क्या बन जाएगा? CH3CO CH माइनस CHOH CH3। ये रेजोनेंस करेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जब हमें कहीं भी छलांग मारनी होती है तो हम पहले क्या करते हैं? 2 कदम पीछे हटते हैं, रनअप लेके फिर आके छलांग मारते हैं ना। तो क्या हो रहा है, यहाँ बन गया CH3CO माइनस CHOH और बन गया CH3। ये O निगेटिव वापस आया, इसने आगे अटैक किया और ये वाटर H मतलब OH निकल गया। तो बना क्या? CH3CO CH डबल बॉन्ड CH और ये बन गया CH3। तो ये मैकेनिज्म कैसी हुई? ये मैकेनिज्म हुई E1CB। ठीक, ये कैसी हुई मैकेनिज्म? E1CB हुई। इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है एल्डोल का। ठीक है, एल्डोल से एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाने को हम क्या कहते हैं? E1CB के थ्रू मैकेनिज्म चली। जिन लोगों ने एल्डोल पढ़ रखी है कहीं ना कहीं उन्हें ये बात समझ में मेरी आसानी से आ जाएगी। ठीक, इसका एक होमवर्क क्वेश्चन ले लेते हैं E1CB का भी। सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूँ, अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करना है, क्या बनेगा? ठीक, E1CB का एग्जाम्पल है, सोच के करना, आसानी से आंसर आना चाहिए इसका भी। ठीक, अब बात आती है आगे, अगला स्टेप है जो वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट्स। क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट्स। नेक्स्ट मेथड है, हैंग डाल लेते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट्स।
हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट्स में क्या होगा, तो पहले समझते हैं क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट क्या होता है। तो R4N प्लस और X माइनस, दिस इज कॉल्ड क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। ये बना कैसे होगा, अमोनिया के लिए RX रिएक्शन करा था, तो ये R से जुड़ेगा और X माइनस लीव कर जाएगा। तो जो X माइनस लीव करा उसने क्या किया, इस H को उठा लिया। ये SN2 टाइप की रिएक्शन है, ठीक। SN2 मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर सेकेंड ऑर्डर। तो इसने क्या बन गया, ये बन गया NH2R। ये फिर से RX पे अटैक कर देगा, तो क्या बनाएगा RNHR। ये फिर से RX पे अटैक करेगा, तो बन जाएगा क्या RNRR। और ये फिर से RX पे अटैक कर देगा, तो इससे R4N प्लस और X माइनस बन जाएगा। एंड दिस इज आवर क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। ये क्या है, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। अब जब हम इसे हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड बेस लाइक Ag2O या एक्वस Ag, मतलब मॉइस्ट Ag2O, तो होता क्या है कि इससे एल्कीन फॉर्म होती है। इससे क्या फॉर्म होती है, इनसे एल्कीन फॉर्म होती है, ठीक है। कैसे होती हैं देखते हैं। कि अगर हम मान लेते कोई कंपाउंड ले लिया क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक, OH माइनस ले लिया और इसे हमने हीट किया Ag2O के साथ, तो ये अल्फा ये बीटा है, तो बीटा से H निकलेगा, बीटा से क्या निकलेगा, बीटा से H निकलेगा, ये इधर आएगा और ये लीव कर जाएगा, ठीक। बीटा से H निकलेगा, ये इधर आएगा और ये लीव कर जाएगा, ठीक। तो ये भी बीटा एलिमिनेशन का ही एग्जाम्पल है। तो इसमें बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और फिर NMe3 बन गया, ठीक। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट में हम लोग क्या करते हैं, मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए हॉफमैन एल्कीन बनाते हैं। हॉफमैन एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट इन केस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। तो लिख लेते हैं, नीचे लिख देता हूँ यहाँ से, इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि इन हीटिंग effect of quaternary ammonium salts, the major product is formed by Hofmann's elimination. That is, Hoffman elimination क्या कहता है, that is the least stable alkene will be major product. The least stable alkene will be मेजर प्रोडक्ट। लीस्ट स्टेबल एल्कीन कैसी होगी, मेजर प्रोडक्ट होगी, ठीक। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं रैंडम सा, इतना ही रखते हैं सर, ठीक है, कुछ भी बना लेते हैं हम लोग। अब ये बन गया प्लस। अब इससे हमें बताने की, जब हम इसे OH माइनस के साथ इसे हीट करेंगे, या इसे एक H यहाँ से हटा देता है, ऐसा लग जाता है ना, इसे Ag2O के साथ हमने हीट किया, तो हमें बताने इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बने, नंबर ऑफ एल्कीन्स, प्लस हमें ये बताना है कि मेजर कौन सी होगी, ठीक है।
तो जब हमें बहुत सारी जगह से एच निकालना हो तो उस एच को पहले निकालो जो क्या हो, सबसे ज़्यादा एसिडिक एच हो। क्या हो? जो सबसे ज़्यादा एसिडिक एच हो। तो पहले अल्फ़ा बीटा कर लेते हैं कि ये बीटा है, ये बीटा है, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये अल्फ़ा, ये बीटा, इतने बीटा है हमारे पास में। तो देखो पहले एक एक करके निकालते हैं। अगर हम सबसे लेफ्ट से शुरू करें, राइट से करें, तो हमारे क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा किससे? इससे। प्लस इससे क्या बनेंगे? इससे दो प्रोडक्ट बनेंगे, कौन कौन से? कि CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, प्लस इससे बन जाएगा क्या? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। ठीक, दो बन गए। इससे क्या बनेगी एल्कीन? सोचो, बताओ भाई, जल्दी से बताओ। तो इससे बन जाएगी डबल बॉन्ड, बस यही बनेगी। और इससे क्या बनेगी? इससे बन जाएगी ये एल्कीन। ठीक, तो कितनी एल्कीन बन गई टोटल? 5 एल्कीन बनी। 5 एल्कीन्स आर फॉर्म्ड। और अगर हम इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी जोड़ लें तो ये कितने बन जाएंगी? एल्कीन्स प्लस 1, मतलब ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। 5 एल्कीन्स बनी है, अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमको रहने देते हैं। तो इसमें मेजर कौन सी होगी? मेजर वो होगी जो सबसे ज़्यादा एसिडिक है, यानी कि लीस्ट स्टेबल से बनी होगी। तो लीस्ट स्टेबल कौन है? इथीन सबसे कम स्टेबल है और वहीं से सबसे ज़्यादा एसिडिक एच है। तो एच कहाँ से निकालेंगे? जहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक एच होगा, या फिर जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो इसमें अमीर को गरीब बनाएंगे, पुअर बिकम्स पुअर वाला काम यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें लिख देते हैं रिमूव the H from that beta carbon which is most acidic और इसी स्टेटमेंट को कैसे लिख सकते हैं? रिमूव the H from that beta carbon which has maximum number of हाइड्रोजन्स। इन जनरल ये दोनों स्टेटमेंट सेम ही चीज़ सिग्निफाई करते हैं। इन जनरल, हमेशा नहीं, इन जनरल ये दोनों स्टेटमेंट सेम चीज़ ही सिग्निफाई करते हैं, बट नॉट ऑलवेज। ठीक, तो देखते हैं कैसे नहीं करते। एक क्वेश्चन उठा लेते हैं हम लोग। तो हमने एक क्वेश्चन ले लिया, यहाँ पे CH3 लिख लिया, यहाँ पे ऐसा लिख लिया, और यहाँ पे pH लिख लिया। OH माइनस साथ इसमें हीट किया। अब जरा ध्यान से देखना कि ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये अल्फ़ा, ये बीटा, और ये अल्फ़ा, ये बीटा। ये वाला बीटा का जो H है उसके पास सबसे ज़्यादा H है, लेकिन मोस्ट एसिडिक H ये वाला बीटा है। दिस इज मोस्ट एसिडिक। कैसा है? मोस्ट एसिडिक है। तो मोस्ट एसिडिक होने की वजह से ये क्या होगा? बीटा से H निकालेगा तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो इस बारी ये बन जाएगा, नॉट CH2 डबल बॉन्ड CH2। और एक एल्कीन कौन सी बनेगी? एक प्रोपीन बनेगी। तो इस बार मेजर कौन सा बनेगा? मेजर इस बार बनेगा क्या? स्टाइरीन। क्या है इसका नाम? स्टाइरीन है नाम। क्या नाम है इसका? स्टाइरीन इसका नाम है। ठीक है, आसानी से बात समझ में आनी चाहिए। तो ये ऐसा हुआ क्यों? अगर हमें E2 ही करनी थी तो हम एल्कीन के बारे में क्यों सोच रहे हैं, एसिडिक के बारे में? तो देखो, मैं बोल के बता रहा हूँ, लिखूंगा नहीं इस बात को, या लिख दूँ, चलो लिख ही देता हूँ कि जब E2 होती है तो उसकी ट्रांजिशन स्टेट एल्कीन लाइक होती है। कैसी होती है? एल्कीन लाइक। इसलिए उसमें एल्कीन की स्टेबिलिटी देखते हैं। और जब क्वार्डनरी अमोनियम सॉल्ट की हीटिंग इफेक्ट होता है तो वो E2 होती है विद E1 CB करेक्टर, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट इज मोर लाइक एनायनिक। ट्रांजिशन स्टेट इज मोर लाइक एनायनिक। ठीक है, तो इस बात को लिख देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। इतनी मतलब कठिन बात है कि इसे हर आदमी को पता नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हें पता है। एक बार अपने साथ में पूछना कि ये बात पता थी कि नहीं, कि जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्वार्डनरी अमोनियम सॉल्ट है वो E2 विद E1 CB करेक्टर है। ठीक,
तो लिख लेते हैं द रिएक्शन goes via E2 mechanism with E1CB कैरेक्टर। जो ट्रांजिशन स्टेट है वो कैसी होगी, एनायनिक होगी, न कि एल्कीन लाइक। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट कैसी होगी, एनायनिक होगी। तो ये बात आसानी से समझ में आनी चाहिए। ठीक, अब इसके बाद एक रिएक्शन लिख लेते हैं, और ये एलिमिनेशन रिएक्शंस खत्म हो गई। इसके अलावा एक रिएक्शन आती है EI। EI लास्ट है। EI हम लोगों ने E1 पढ़ ली, E2 पढ़ ली, E1CB पढ़ ली, अब EI। EI मतलब होता है एलिमिनेशन इंटरनल। एलिमिनेशन इंटरनल। जब एलिमिनेशन इंटरनल होता है तो बेसिकली क्या होता है कि इसका एग्जाम्पल जो होता है वो कोप एलिमिनेशन है। क्या है, कोप एलिमिनेशन है। कोप एलिमिनेशन में क्या करते हैं कि हम लोग अमोनियम ऑक्साइड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, अमोनियम ऑक्साइड लेते हैं और इसे हीट करते हैं। तो इसमें जो बेस है वो ये वाला ऑक्सीजन ही है, तो ये इससे H लेके इस तरह से रिएक्शन को कराता है। तो ये क्या बन जाता है, यहाँ से बन गया क्या, यहाँ से बन गया NOH और ये बन गई एल्कीन। तो ये कैसा एलिमिनेशन है, सिन एलिमिनेशन है। कैसा एलिमिनेशन है, सिन एलिमिनेशन। अभी तक हम एंटी एलिमिनेशन कर रहे थे, ये एलिमिनेशन कैसा है, ये एलिमिनेशन सिन एलिमिनेशन है, एंटी नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि अगर हम कोई सवाल ऐसा ले लें कि यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ CH3 लगा लें, यहाँ CH3 लगा लें और यहाँ O- लिख दें, और यहाँ पे D लगा लें, यहाँ पे H लगा लें, यहाँ पे CH3 लिख दें और यहाँ पे भी CH3 लिख दें। तो जब इसे हीट करेंगे तो ये किसे निकालेगा, ये सिन एलिमिनेशन करेगा, और सिन एलिमिनेशन करके उस बीटा से H या D निकाल देगा जहाँ पे सिन साइड में होगा। तो ये D को एलिमिनेट कर देगा, D को एलिमिनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ये निकल जाएगा। तो ये क्या बना देंगे, यहाँ पे H बचेगा और यहाँ पे 2 CH3 बनेगा। ठीक है, तो ये सिन एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है। सिन एलिमिनेशन के एग्जाम्पल हीटिंग इफेक्ट ऑफ एस्टर्स भी होते हैं, थायो एस्टर्स भी होते हैं। उनके हम लोग आगे जब एस्टर्स पढ़ेंगे तब करेंगे, उनसे भी एल्कीन बनती है, लेकिन अभी यहाँ पे उसे छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मुश्किल धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, है ना। अगली रिएक्शन जो है, अगली रिएक्शन है विटिग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, एलिमिनेशन की बात खत्म हो गई, अगली रिएक्शन जो है वो विटिग रिएक्शन है। विटिग रिएक्शन में क्या करते हैं, कीटोन की रिएक्शन फॉस्फोरस इलाइड से कराते हैं। इसे कहते हैं क्या, फॉस्फोरस इलाइड। ईल्ड नहीं है, इलाइड है, EYLIDE, इलाइड। तो इससे क्या होता है, डिब्बा बना के यहाँ से इसे निकाल दो, सिंपल। मैकेनिज्म मैं लिख दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल डिब्बा बना दो, और PH3 P डबल बॉन्ड O बन जाएगा। ठीक, मैकेनिज्म भी लिख देता हूँ, एक लाइन की मैकेनिज्म है, ज़्यादा बड़ी मैकेनिज्म नहीं है। C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे क्या है, ये निगेटिव है और ये PPH3 पॉजिटिव है। PPH3 पॉजिटिव है, फॉर्मल चार्ज को हमने कन्वर्ट कर दिया था। तो इसने इस पर अटैक किया, ये इधर आया और ये इधर आया, तो ये बन गया CH2, ये बन गया ये, और ये PPH3, ये बॉन्ड बन गया। इसे कहते हैं ऑक्सोफॉस्फेटेन। क्या कहते हैं, ऑक्सोफॉस्फेटेन। ठीक, फिर क्या हुआ, ऑक्सीजन का लोन पर इधर आया, ये बॉन्ड इधर आया और ये इधर टूट गया, तो इससे बन गई एल्कीन। देखो ध्यान से, इससे बन गई एल्कीन और बन गया PPH3 डबल बॉन्ड O। ठीक, तो अगर हम रिएक्शन लिखें इसकी, तो कोई भी कीटोन ले लो, PH3 P डबल बॉन्ड CHR ले लेते हैं, तो इससे सीधे ही हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
यहाँ तक बात समझ में आनी चाहिए बिल्कुल आसानी से। ये भी विटिग रिएक्शन है, विटिग है, WITTING नहीं, विटिग, सॉरी NG नहीं है, विटिग है, विटिग रिएक्शन है, ठीक है। तो इसके फॉस्फोरस एलाइड की रिएक्शंस कराते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स को समाप्त किया आज की क्लास में। और ये थोड़ी सी लंबी हो गई यार, 10 मिनट ऊपर चली गई, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। अब हम लोगों ने जो जो काम किया उसका रिवर्स करेंगे। मतलब हमने डिहाइड्रेशन किया था, अब हम हाइड्रेशन करेंगे। हमने डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन किया था तो हम हेलोजिनेशन करेंगे। हमने डीहेलोजिनेशन किया था तो हम हेलोजिनेशन करेंगे। हम 2 H हटा सकते थे तो 2H लगाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारी अभी एल्कीन बाकी, एल्कीन बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी रिएक्शन कवर कर रहा है एल्काइलाइड और अल्कोहल की। तो इसे स्टे ट्यून्ड, ध्यान से पढ़ना है और अपना ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। बहुत सारा ध्यान रखना है। लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, हमें पता है तुम लोग लगा रहे हो और लगाते रहो, जिससे कि सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहे। फैमिली बड़ी होगी तो मज़ा आएगा, ठीक है। बड़ी होगी तो फिर मैं कुछ कुछ और भी करूँगा तुम लोगों के लिए, बिल्कुल करूँगा। प्लान्स तो नए नए आते रहेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो मिलते हैं हम, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।